हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑलरेडी ओसी का 4th चैप्टर मैंने शुरू कर दिया था। उसके अंदर ऑलरेडी 6 पार्ट तो हो गए हैं। अगर जिन्होंने बच्चों ने अभी भी 6 पार्ट नहीं देखे, पहले मेरा 6 पार्ट्स देखे, बाद में डायरेक्ट 7वें पार्ट पे जंप लगाए। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स अभी भी कि डायरेक्ट जंप ना लगाए 7th पार्ट पे, आप पहले के सब पार्ट्स देखो। डिस्क्रिप्शन में अंदर उसकी ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है और वहां से जाके पहले रिफर करो रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद ही डायरेक्ट जंप लगाओ 7th पार्ट में। आज ये वाले पार्ट में अपन कवर करेंगे मरीन इंश्योरेंस और टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस और उसके टाइप्स। होप सो इतना कवर करने के बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ा होगा, पर टिल टाइम मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं आज का मरीन इंश्योरेंस। चलो, ऑलरेडी मैंने डिफरेंस बिटवीन भी तुम लोग को समझा दिया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। जिन्होंने अब तक वो भी रिफर नहीं किया, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप पहले वो जाके रिफर करो डिफरेंस बिटवीन, कि क्या बेसिक डिफरेंस बिटवीन है, किसके बीच में, तीनों के बीच में। बाद में डायरेक्ट ये जंप लगाए ये वाले पार्ट में। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज अ मरीन इंश्योरेंस, मीनिंग पढ़ते हैं आज। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर ऑफ द सी। अगर तुम लोग का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गुड्स बिजनेस है और आप बिजनेस कर रहे हो थ्रू शिप, तो आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा? मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अपने शिप का। It is a form of insurance contract covering the loss or damage to vessel or cargo or passenger during a marine transportations. All the principle of insurance are applicable to the marine insurance contract. जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो मैंने तुम लोग को बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ 6 या 7 टाइप के इंश्योरेंस पढ़े थे ऑलरेडी, वो भी कुछ 3rd या 4th पार्ट के अंदर मैंने पढ़ा दिया था। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स पहले वो वाला पार्ट देख के जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस था, वही सेम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यहां पे भी एप्लीकेबल होते, किधर? मरीन इंश्योरेंस के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। चलो चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, कितने टाइप के मरीन इंश्योरेंस है? पहला है वॉयज पॉलिसी। इट इज अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज irrespective of the time involved in. In this case, risks begin only when the ship start on the voyage. Voyage का मतलब नथिंग बट एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ शिप क्या होती है, स्टॉप होती है। अगर वहां तक का जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस को क्या बोलेंगे? वॉयज पॉलिसी बोलेंगे। एक बार शिप निकल गई वो काउंट कंसिडर करेंगे नहीं। सेकंड है टाइम पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे नाम में क्या दे दिया? टाइम पीरियड। मतलब आफ्टर, मतलब बोलेंगे कि भाई 15 दिन 20 दिन तक क्या क्या रहेगा, पॉलिसी क्या रहेगा, वैलिड होगा। अगर 15-20 दिन के बाद अगर शिप नहीं पहुंचती तो आपका इंश्योरेंस कवर होगा नहीं। और टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी पीरियड एक्सीडिंग द 1 year, बट इट मे बी कंटेन कंटिन्यू क्लोजेस। The continuation clauses means that if the voyage is not completed within a specified time, the risks shall be covered until the voyage is completed. देखो यहाँ पे क्या बोला है टाइम पॉलिसी के अंदर कि भाई मिनिमम 1 साल के लिए होता है। अगर तक 1 साल के अंदर आपकी शिप नहीं पहुंचती है जहां पे अपन को पहुंचाना था, बट अगर सपोज कि 1 साल तक वहां पे शिप नहीं पहुंचती 1 साल के अंदर, तो भी वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा वो इंश्योरेंस टिल जब तक वो शिप पहुंच नहीं जाती है तब तक। यस, नेक्स्ट है मिक्स्ड पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉयज पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी। जो पहला और दूसरा अपन ने पढ़ा, इट देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयज और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ आता है अपना वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर अ एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड at a time of taking policy. This facilitates easy the settlement of claim in case of the such item where it is difficult to assess the real market value. Suppose कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा गुड्स है शिप के अंदर, मालूम नहीं गिरेगा कि भाई इसको डैमेज होने के बाद मार्केट में क्या वैल्यू होगी, तो क्या करते हैं इंश्योर्ड और इंश्योरर कंपनी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो भी हुआ, अगर जितना भी लॉस हुआ इग्नोर करके अपन इतना का क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। अगर तेरे को इतना लॉस हुआ तो लमसम अमाउंट तेरे को क्या दे देंगे? हम लोग इतना अमाउंट दे देंगे। वो पॉलिसी को कौन सा बोलेंगे? वैल्यूड पॉलिसी। यस, नेक्स्ट है ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ मैक्सिमम लिमिट of the required amount of protections and full amount of premium is paid in the beginning of the policy. This policy describes the nature of the goods insured, specific route, port, place of voyage. It covers the multiple risks on the one property or it covers the many properties under the policy. अगर आप blanket policy is nothing but आपको एक नहीं
बहुत सारे रिस्क को क्या करते हैं, कवर करते हैं। मतलब अगर आपको खाली शिप का नहीं, अगर ये रूट से गया और इधर उधर नुकसान हुआ, मतलब एक चीज लेके अगर शिप डूब गई, मतलब बहुत सारे वेज से भी क्या होता है, ये पॉलिसी के अंदर क्या होता है, कवर होती है आपकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे होता है आपके गुड्स। यस, तो उसको बोलेंगे ब्लैंकेट पॉलिसी। वापस से देखो पढ़ता हूं, तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो देखो क्या लिखा है, दिस प्रॉपर्टी इज टेकन फॉर अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। या तो आप मैक्सिमम अमाउंट का ले सकते हो जितने आपकी प्रॉपर्टी है, या तो आप जितना फुल अमाउंट पेमेंट कर रहे हो उतना क्या ले सकते हो आप, वो ले सकते हो क्या, इंश्योरेंस। इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी, जब आप पॉलिसी ले रहे हो तभी, दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट्स, पोर्ट, सब प्लेस ऑफ वर्क, ये सब क्या करता है, कवर करता है आपके पॉलिसी के अंदर। इट कवर द मल्टीपल रिस्क ऑन द वन प्रॉपर्टी और इट कवर द मेनी प्रॉपर्टी अंडर द पॉलिसी। नेक्स्ट है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर द ऑल द टाइप ऑफ रिस्क ऑफ द वेसल। वेसल का मतलब यहाँ पे वापस से बोल देता हूं, नथिंग बट शिप होता है। क्या होता है, शिप। वाइल इट इज अ एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब जहां पे वो शिप में स्टॉप करते हैं और वो एंकर लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं एंकर्ड एट अ पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। जब तक वो पोर्ट पे रहेगा तब तक का ही वो लॉस कवर करेगा गुड्स का। एक बार पोर्ट पे से, एयरपोर्ट नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे पोर्ट बोलते हैं, वहां पे पोर्ट पे से अगर शिप निकल गई तो आपका इंश्योरेंस कवर होगा नहीं, अगर आपने इसका कौन सा लिया है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। मतलब जो स्टेशन तक का ही रिस्क क्या कर सकता है, कवर करके दे सकता है। नेक्स्ट है कंपोजिट पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर। द लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। This principle is taken when the amount of insurance is very high. सिंपल सा है। कंपोजिट पॉलिसी का मतलब क्या दिया है इन लोग ने, कि आपने एक नहीं 2 से 3 से ज्यादा लोग से क्या लिया है, इंश्योरेंस करके इंश्योरेंस कंपनी से क्या लेके रखा है, इंश्योरेंस लेके रखा है, वो इंश्योरेंस को क्या बोलूंगा, कंपोजिट पॉलिसी बोलूंगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं डाउट डिफिकल्टीज क्लियर करवा दूंगा आपकी। नेक्स्ट है सिंगल वेसल पॉलिसी। नाम में दे दिया है, दिस पॉलिसी सुटेबल फॉर अ स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप। जिसके पास एक ही है शिप, उसके लिए ये पॉलिसी सुटेबल है। और हैविंग अ वन शिप इन अ डिफरेंट फ्लीट, इट कवर्स द रिस्क ऑफ द वन वेसल ऑफ द इंश्योरेंस। नाम में ही लिखा था सिंगल वेसल पॉलिसी, मतलब एक शिप को ही क्या करते हैं इन लोग, कवर करते हैं। 9th और लास्ट पॉलिसी जो रहेगा अपने मरीन इंश्योरेंस में, फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप, देखो इसका उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। यहाँ पे एक ही शिप क्या करती थी, कवर करती है, यहाँ पे वेरियस पॉलिसी और वेरियस शिप क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसलिए लिखा है इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था सिंगल शिप ओनली, वन शिप ओनली। यस, दिस आर द बेसिक डिफरेंस कि सिंगल वेसल पॉलिसी लोगे, जो छोटा ओनर रहेगा जिसका एक ही शिप रहेगा तो वो कौन सा लेगा, सिंगल शिप पॉलिसी लेगा। और जिसके पास बहुत सारी क्या शिप है तो कौन सा ले सकता है, फ्लीट पॉलिसी भी ले सकता है। इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप बिलोंगिंग टू द वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ऑफ द कार्गो इन ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट through which his or her cargo is carried, that is covering all the risks of rail, road and sea transport etc. यहाँ पे फ्लीट पॉलिसी का मतलब क्या दिया है कि सेवरल शिप कवर होती है। ब्लॉक पॉलिसी के अंदर नॉट ओनली शिप से आप सामान लेके जा रहे हो, बट पोर्ट से लेके आप अगर सपोज कि गोडाउन में गुड्स भी लेके जा रहे हो थ्रू रोड, तो वो भी क्या होगा, कवर होगा ये वाली पॉलिसी के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स हो जाएंगे। देखते हैं, वन सेकेंड वापस से रिपीट करवा रहा हूँ कौन से टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पढ़ा। पहला तो पढ़ा अपन ने वॉयज पॉलिसी, सेकंड पढ़ा टाइम पॉलिसी, दोनों को कंबाइन करोगे तो कौन सा हो जाएगा, मिक्स पॉलिसी। फोर्थ पढ़ा वैल्यूड पॉलिसी, फिफ्थ पढ़ा ब्लैंकेट पॉलिसी, 6 पोर्ट्रिक्स पॉलिसी, 7 कंपोजिट पॉलिसी, 8 सिंगल वेसल और लास्ट फ्लीट और ब्लॉक पॉलिसी। नेक्स्ट अपना है फायर इंश्योरेंस, जो ऑलरेडी मीनिंग भी तुम लोग को समझा दिया था डिफरेंस बिटवीन के अंदर। वापस से अपन समझते हैं इधर मीनिंग क्या दिया है कि कोई भी ऐसा इंश्योरेंस लिया है जो फायर के अगेंस्ट में अपन ने क्या लिया है, इंश्योरेंस लिया है, उसको कौन सा इंश्योरेंस बोलेंगे, फायर इंश्योरेंस बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं फायर इंश्योरेंस मीनिंग। अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय इंश्योरर, मतलब कंपनी की बात कर रहा है, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन अंडरटेक टू इंडेमनिफाई
द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। फायर इंश्योरेंस के अंदर आपको तभी इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा जब भी आग लगी है तभी ही। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय अ फायर, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा, फायर, जो ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में भी अपन ने पढ़ लिया था, कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर। द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय द फायर इंश्योरेंस। चलो वन बाय वन देखते हैं अभी कि व्हाट आर द टाइप ऑफ द फायर इंश्योरेंस। फर्स्ट है वैल्यूड पॉलिसी। Under this policy, value of the subject matter of the insurance is agreed upon at a time of the making a contract. The insurer has to pay a specific amount or value irrespective of the amount of loss caused due to fire. यहाँ पे वैल्यू पॉलिसी में क्या होगा कि जब भी एग्रीमेंट बनाते रहेंगे तभी एक वैल्यू डिसाइड होगी किसके बीच में, इंश्योरर मतलब कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, कि भाई जितना भी फायर से लॉस हो इररिलेवेंट, अपने बीच में इतना कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अगर तेरे को लॉस हो रहा है तो तेरे को क्या मिल जाएगा, इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यस, इसको नथिंग बट क्या बोलेंगे, वैल्यूड पॉलिसी बोलते हैं। वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर those goods whose वैल्यू बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन केस ऑफ द लॉस बाय फायर। ये वाली पॉलिसी तभी लेते हैं जब भी डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई कितना लॉस हुआ है, कितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, तब भी क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, प्रीफर यही करती है कि भाई इंश्योर्ड कौन सा पॉलिसी ले, वैल्यूड पॉलिसी ही ले। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क, स्पेक्युलेटर एंड पेंटिंग। यहाँ इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, बट हाँ अगर आपने वैल्यूड पॉलिसी लिया है तो एक स्पेसिफिक टर्म एग्रीड होता है कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, और उसके बेस पे क्या दे देते हैं, पैसा दे देते थे, कंपनसेशन दे देते हैं, उसको कौन सा पहलू बोलेंगे, वैल्यूड पॉलिसी बोलेंगे। सेकेंड है एवरेज पॉलिसी। इट इज अ पॉलिसी विच कंटेन एन एवरेज क्लोज। यहाँ पे क्लोज बोल रहे हैं, एवरेज क्लोज सर ये क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लॉस मालूम नहीं होता है कि भाई इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, तो क्या होता है कि एक मार्केट में वैल्यू मालूम नहीं होता तो कंपनी क्या करती है कि एवरेज अमाउंट क्या कर देती है, दे देती है किसको, इंश्योर्ड को एज अ कंपेंसेशन। If the subject matter is not insured as per the exact market value or it is a undervalue, then insurer is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल इफ पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख रुपीज अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपए का उन लोग ने क्या लिया था, पॉलिसी लिया था इंश्योरेंस का, अगेंस्ट द उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपया था मार्केट के अंदर। लॉस इनकर्ड ड्यू टू द फायर 50,000, मतलब फायर से कितना हुआ लॉस, 50,000 का, तो 50,000 देंगे सर, नहीं एवरेज है, मतलब 25,000 क्या देंगे उसको, इंश्योरेंस का क्लेम देंगे। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द 25,000 ओनली। सर ऐसा क्यों, क्योंकि तेरी पॉलिसी कौन सी है, एवरेज पॉलिसी है। यहाँ पे कौन से रेशियो में तेरे को तूने क्या लिया था, इंश्योरेंस लिया था 1:2, मतलब 1 लाख 2 लाख तुम लोग का गुड्स की वैल्यू थी, उसके बदले में तुमने 1 लाख का प्रोटेक्शन लिया था, तो अगर तेरे को 50,000 का क्या तुमने लॉस हो रहा है तो तेरे को इंश्योरेंस कंपनी कितना की देगी, 25,000 की ही देगी कंपेंसेशन। उसको कौन सा बोलते हैं, एवरेज पॉलिसी, नथिंग बट डिवाइड बाय 2। यस, चलो नेक्स्ट पॉलिसी पढ़ते हैं अपन, स्पेसिफिक पॉलिसी। In case of the specific policy, the property is insured for a definite sum irrespective of the market value. If there is a loss, stated amount will have to be paid to the policy holder. In this policy, actual value of subject matter is not considered. मतलब यहाँ पे भी नाम में लिखा है स्पेसिफिक पॉलिसी, भाई हम लोग के बीच में नक्की हो रहा है, मतलब कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, कि भाई जितना भी लॉस हुआ इसको इग्नोर मार जाने का, भूल जाने का, हम लोग जो डिसाइड कर रहे हैं, अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं, उस पर क्या होगा, तेरा कंपेंसेशन देखो मिल जाएगा एज अ इंश्योरेंस। Yes, for example, a property of rupees 1 lakh is insured for a 75,000 and the loss due to fire कितना हुआ, 40,000 का हुआ, तो फिर तो तेरे को कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा। Then the insurance company will pay the 40,000 in the full compensation। उसको कौन सा पॉलिसी बोलोगे, स्पेसिफिक पॉलिसी बोलोगे। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉलिसी। नाम में लिखा है फ्लोटिंग पॉलिसी, मतलब कुछ फिक्स नहीं होगा, फ्लोट करेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं रहेगा यहाँ पे। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर अ गुड्स विच आर लेइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन और वेयर हाउसिंग। अगर आपका 5-6 गोडाउन है, 5-6 वेयर हाउसिंग है, और आपको कंबाइन क्या लेना है, पॉलिसी लेना है इंश्योरेंस का, फायर इंश्योरेंस, तो आप कौन सा ले सकते हो, फ्लोटिंग पॉलिसी ले सकते हो।
Since the quantity of goods laying at a different location fluctuate from the time to time, it become difficult for a owner to take the specific policy. So businessmen or traders take a fluctuate policy. So such policy is taken for one sum or one premium for goods laying at a different place. Simple shorted day meaning क्या बोल रहा है कि अगर 4-5 आपका वेयर हाउसिंग है, गोडाउन है, तो आप एक पॉलिसी ले लो, सबको कवर कर दो. यस, क्योंकि गोडाउन में फिक्स थोड़ी होता है कि हर महीने इतना गुड्स तो क्या होगा, स्टोर होगा, क्योंकि जितनी डिमांड एंड सप्लाई होती है उसके बेस पे क्या होता है, गुड्स में फ्लक्चुएट होता रहता है वेयर हाउस के अंदर. तो ओनर कौन सा पॉलिसी ले लेगा, फ्लोटिंग पॉलिसी ले लेगा, कि उसको खुद को नहीं मालूम कि मेरे वेयर हाउस में कितने लैक्स का या तो कितने थाउजेंड का गुड्स रहता है एवरी मंथ. यस, नेक्स्ट है एक्सेस पॉलिसी. देखो अभी इसमें क्या दिया है, when the value of goods or stock fluctuate, then excess policy may be taken by insured apart from the normal policy. The insured will take a 2 policy. excess policy के अंदर वो 2 पॉलिसी लेगा. सर ये 2 पॉलिसी क्यों लेगा, देखते हैं, नाम में लिखा है एक्सेस, मतलब ओवर एंड अबव. उसको सपोज कि फॉर एग्जांपल उसको मालूम है कि इतना तो रहने वाला ही है मेरे, जो अगर जिस ट्रेडर को, जिस रिटेलर को, होलसेलर को मालूम है कि एवरी मंथ मेरे बाय मंथ ऑफ एंड इतना गुड्स तो रहने वाला है एनी हाउ, तो वो कौन सा लेगा, एक एक्सेस पॉलिसी ले लेगा. मतलब उसको मालूम है बेसिक रेट कि इतना तो 1 लाख का एवरी मंथ मेरे गोडाउन में क्या रहेगा, स्टोर करके गुड्स तो रहेगा, बट कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, तो वो कौन सा ले लेगा, एक्सेस पॉलिसी ले लेगा. देखते अपन क्या लिखा है. The insured will take 2 policy. पहला क्या लिखा है, 1 policy for an amount below which value of the stock does not fall. उसको मालूम है कि मेरे गोडाउन के अंदर 1 लाख से नीचे तो कभी भी जाने वाला ही नहीं है. मतलब कौन सा फर्स्ट पॉलिसी कौन सा ले लेगा, 1 पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल. उसको मालूम है कि कभी भी मेरा 1 लाख से नीचे जाने वाला नहीं है, मतलब वो 1 लाख का तो लेगा इंश्योरेंस. सेकंड लिखा है अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द स्टॉक ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट. अगर उसको लग रहा है कि 1 लाख के ऊपर 1 10 1 15 1 20 हो सकता है, तो वो एक्सेस अमाउंट का ले लेगा, पॉलिसी ले लेगा, मतलब क्या लेगा, इंश्योरेंस लेगा. तो उसको कौन सा पॉलिसी लेना पड़ेगा, एक्सेस पॉलिसी लेना पड़ेगा. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखते हैं अपन. फॉर एग्जांपल, if the value of stock range between the 1,50,000 and rupees 2 lakhs, then one policy is taken for 1,50,000 and another policy for the excess amount that is 50,000. I hope तुम लोग को समझ में आ गया है. मैंने 1 लाख का एग्जांपल लिया था, इन लोग ने 1.5 लाख का एग्जांपल लिया. इन लोग ने क्या बोला है कि मिस्टर एक्स के अकाउंट में 1.5 लाख से 1.5 से लेके 2 लाख से क्या रहता है, गुड्स एवरी मंथ फ्लक्चुएट होता है, बट 1 लाख तो 1.5 लाख तो बेयर मिनिमम तो रहता ही है उसके गोडाउन के अंदर. तो एक पॉलिसी इतना ले लेगा और एक पॉलिसी इसका डिफरेंस ले लेगा, मतलब 50,000. आई होप तुम लोग को समझ में आया रहेगा एग्जांपल क्या बोल रहा है. यस, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी. This is a type of policy where the insurer undertake to replace the property or goods lost by the fire. In this policy, instead of paying compensation for a property lost by fire, तो property is replaced. नाम में लिखा है reinstatement के अंदर कि भाई reinstatement का nothing but replace ही होता है, कि भाई यहाँ पे आपको compensation नहीं मिलेगा, आपको goods को क्या करके देंगे, replace करके देंगे, आपकी property को क्या करके देंगे, replace करके देंगे. मतलब सर यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई compensation मिलेगा नहीं इंश्योरेंस के अंदर. अगर आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है, reinstatement में इंश्योरेंस लिया है तो. यस, while paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. The rate of premium is higher in case of the reinstatement policy. इनका rate of interest क्या होता है, high होता है. Yes, चलो नेक्स्ट बात है कॉम्प्रिहेंसिव इन पॉलिसी. नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द लॉस ड्यू टू द रायट्स, वॉर एटसेट्रा. However, this policy cover the lots of risks under the single policy. The risks may be loss of goods due to the fire, explosion, earthquake, flood, etc. अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मैं कोई गुजरात वाला कच्छ जैसे एरिया का मैं रहता हूँ, वहाँ पे एवरी ईयर एक ना एक भूकंप तो आता ही है, तो अगर उसको लग रहा है कि मेरा इलाका ऐसा है कि यहाँ पे भूकंप आने के, अर्थक्वेक आने के चांसेस है, नो डाउट उसको फायर भी लेना है और अर्थक्वेक का भी क्या करना है, कवर अप करना है अपने इंश्योरेंस के अंदर, तो कौन सा ले लेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले लेगा. यस, चलो नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी. द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस ओनली. द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वाज नॉट इंडेमनीफाइड. Thus,
द consequential loss policy including the loss of tangible or intangible property. This policy provide an indemnity to the insured for a loss of net profit, payment of standing charges or expenditure in respect of the increasing cost of working. सर अभी ये क्या बोल दिया? देखो अपन किसका इंश्योरेंस करवाते हैं? जो फिजिकल गुड्स होता है उसका, टेंजिबल थिंग। बट सर अगर इनटेंजिबल को भी नुकसान हो तो सर इनटेंजिबल मतलब क्या, समझ में नहीं आया। इनटेंजिबल लाइक को मतलब बोला जाए तो गुडविल, गुडविल इज इनटेंजिबल। कि फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस जैसी इतनी बड़ी सी कंपनी है, अगर उसमें आग लग जाती है, गुड्स का तो इंश्योरेंस रहता ही है, बट नाम का क्या, कल उठ के तो सब पब्लिक क्या बोलेगी, देखो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी होने छता भी उसमें आग लगे, उन लोग को कोई प्रोटेक्शन फॉलो किया नहीं, तो उसको भी लॉस को कवर अप करने के लिए क्या करेगी वो कंपनी, कौन सा पॉलिसी ले लेगी, कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी ले लेगी। मतलब यहाँ पे टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों लॉस क्या होता है, कवर होता है। इनटेंजिबल का मतलब एग्जांपल दिया कि अगर नाम खराब हो रहा है तो उसका भी तो लॉस, देखो उसको मार्केट वैल्यू से काउंट नहीं कर सकते हो अपन, बट हाँ अपन कहा ना का उसका रेपुटेशन के बेस पे अपन काउंट कर सकते हैं भाई ये कंपनी कितनी बड़ी है, उसको कितना बड़ा लॉस हुआ रहेगा। नथिंग बट वो कौन सा पॉलिसी ले लेगा, कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी। टेंजिबल थिंग का अपन माप सकते कि भाई कितना गुड्स का कितना लॉस हुआ है, कितने गुड्स से गोडाउन के अंदर। बट व्हाट अबाउट अ इंटेंजिबल थिंग, मतलब गुडविल की बात कर रहा हूँ, नाम खराब होने की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा, अगर उसको लग रहा है कि मेरा नाम अच्छा मार्केट में है, अगर डूबे नहीं, अगर डूब भी गया तो मेरे को उतना लॉस कवर अप करके मिलना चाहिए, तो कौन सा पॉलिसी ले लेगा, कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी ले लेगा। और लास्ट आता है फायर इंश्योरेंस के अंदर स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी। अगर आपका वाटर का गैस का बिजनेस है तो आप कौन सा पॉलिसी ले लोगे, स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी ले लोगे, सिंपल एंड शॉर्ट। स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी कवर द डैमेज टू द प्रॉपर्टी caused by the automatic sprinkler system that is leaked or danger or discharge water accidentally rather than in response to fire and smoke. However, discharge or leakage of water due to the heat caused by fire, repair and alteration of building, earthquake, war, explosion are not covered by this policy. तो these are the nothing but आपके 9 टाइप्स के क्या हो जाएंगे, फायर इंश्योरेंस हो जाएंगे। देखो ये वाले पार्ट के अंदर में ये 2 चीज ही कवर कर रहा हूँ। कौन सा है अपना, व्हाट इज द मरीन इंश्योरेंस, व्हाट आर द टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस, एंड सेकंड मैंने पढ़ाया फायर इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट वाले पार्ट में, यहाँ पे मैं पार्ट स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पार्ट में अभी जब भी आएंगे तभी अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। देखो जो एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है, अभी जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो खाली मैं रीड भी करूँगा तो भी आप लोग को समझ में आएगा कि भाई चैप्टर बोलना क्या चाहता है, लाइन्स क्या बोलना चाहती है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है, मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ भी इंपॉर्टेंस है। मतलब जो 3 अपन ने ऊपर पढ़े, बैंकिंग, बाद में क्या पढ़ा अपन ने, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग अभी पढ़ेगी नेक्स्ट वाले में, तो वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन भी आया तो 5 15 मार्क का आपका क्या करता है, वेटेज कवर करता है। और अगर और उसका मूड एग्जामिनर का अच्छा हुआ तो रोड रेलवे का क्या पूछ लेंगे, एडवांटेज पूछ सकते हैं। तो अभी जो पढ़ेंगे अपन ये वाले बिजनेस सर्विस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एक्सेप्ट वेयर हाउस के पोर्शन के अलावा। यस, तो टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। और अभी भी बोल रहा हूँ जिन्होंने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।